दोस्तों ये है मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G। इस वाले फ़ोन को मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। और आज की इस वीडियो में हम इसको कंपेयर करेंगे ऑल न्यू वीवो IQ न्यू 7 5G के साथ में और देखेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा स्मार्टफोन सही रहेगा। दोस्तों लेटेस्ट अनबॉक्सिंग्स एंड टेक रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेक श्योर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग यहाँ पे वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं इसके डिस्प्ले से। तो आपको बेसिकली IQ में 6.78 इंचेस का थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले का साइज मिल जाता है। और जो भी फ़ोन का डिस्प्ले का साइज़ बड़ा होता है उसमें आप गेमिंग करिए या तो कंटेंट वॉच करिए, काफ़ी मज़ा आता है। लेकिन फ़ोन थोड़ा-सा बल्की हो जाता है क्योंकि स्क्रीन का साइज़ थोड़ा-सा बड़ा होता है। बाकी सैमसंग में आपको 6.4 इंचेस का डिस्प्ले का साइज़ मिल जाता है और जितने भी फ़ोन इस वाले डिस्प्ले साइज़ के साथ में आते हैं वो फ़ोन बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं अगर आप लोग उसको हाथ में लेते हैं। और बाकी दोनों में आपको फुल एचडी प्लस एमोलेड वाले पैनल देखने को मिल जाते हैं, तो आपको कलर्स काफ़ी ज़्यादा पंची देखने को मिलेंगे। और सैमसंग में मैंने कंटेंट वॉच किया, मुझे काफ़ी अच्छा मेरा एक एक्सपीरियंस रहा। इसमें जो व्यूइंग एंगल एक्सपीरियंस है काफ़ी कमाल के हैं, कलर्स डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं। इसके बाद जो प्रोटेक्शन है, आईक्यू में आपको ऐसे ही जो स्कॉच सेंसेशन यूपी की मिलती है वही मिलती है, आपको कॉर्निंग, गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स या तो ऐसी कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। लेकिन सैमसंग में जो प्रोटेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टेड है, आपको इसमें कॉर्निंग, गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी मजबूत होती है। बाकी आपको दोनों में 120 हर्ट्ज का हायर स्क्रीन रिफ्रेश मिल जाता है। सैमसंग में मैंने डे टू डे मैंने काम किए, स्क्रोलिंग करी तो वहाँ पे मुझे कोई भी जिटर और लैगनेस मुझे देखने को नहीं मिली, काफ़ी स्मूथ मेरा एक्सपीरियंस रहा। इसके बाद जो ब्राइटनेस है, आईक्यू में आपको काफ़ी बेटर मिल जाती है, 1300 निट्स के आसपास मिल जाएगी, लेकिन सैमसंग में आपको 1200 निट्स की मिलती है। और मैंने सैमसंग S21 FE और आईफोन 13 प्रो को भी यहाँ पे मैंने कंपेयर किया था, तो मुझे डिस्प्ले ब्राइटनेस को लेके कोई भी इशू नहीं हुआ, काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले हैं। बाकी आपको दोनों में HDR10 प्लस का सपोर्ट मिल जाता है, तो देखा जाए तो डिस्प्ले के लिए दोनों ही फ़ोन अच्छे हैं। वैसे तो मेरे हिसाब से आईक्यू वाला डिस्प्ले मुझे थोड़ा-सा और ज़्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि बेसिकली ये थोड़ा-सा बड़ा है और इसकी ब्राइटनेस भी थोड़ी-सी बेटर है। बाकी सैमसंग में क्या है कि इसकी प्रोटेक्शन थोड़ी-सी अच्छी है, वो आप लोग स्क्रीन कार्ड के थ्रू यहाँ पे उसको एनहांस कर सकते हो, उसमें कोई भी इशू नहीं। तो डिस्प्ले के लिए मेरे हिसाब से आईक्यू वाला फ़ोन सही रहने वाला है। अगर यहाँ पे बात की जाए चिपसेट की, तो यहाँ पे आईक्यू में हमको मीडियाटेक की तरफ से आने वाली डायमेंसिटी 8200 मिल जाती है जो कि 4 nm पे है, जिसके एंथुसियास्ट स्कोर आपको कुछ 8.5 लाख के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। सैमसंग की बात करें तो यहाँ पे हमको सैमसंग की एक्जिनोस मिलती है 2100 जो कि 5 nm पे है। बाकी इसके एंथुसियास्ट स्कोर थोड़े से कम है, आपको 7 लाख के करीब करीब देखने को मिलेंगे। तो परफॉर्मेंस के लिए तो डेफिनेटली आईक्यू वाला फोन थोड़ा सा और आगे निकल जाता है सैमसंग से। वैसे मैंने सैमसंग में मैंने गेमिंग टेस्ट किया था तो वहाँ पे मुझे कोई भी इशू नहीं हुआ, कोई भी जिटर, लैगनेस, हीटिंग मुझे देखने को नहीं मिली। और इसमें मैंने 4K वीडियो एडिटिंग भी करी तो वहाँ पे भी मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहा। आप लोग इसमें एडवांस 4K एडिटिंग आराम से कर पाएंगे। तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस वाइज दोनों फ़ोन अच्छे हैं, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर ही कर रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली आईक्यू वाला फ़ोन थोड़ा सा और आगे निकल जाता है। अगर यहाँ पे बात की जाए इसके सॉफ्टवेयर की, तो आईक्यू जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वीवो की ही सब ब्रांड है, तो यहाँ पे आपको फ्रंट टच OS मिलता है, एंड्रॉइड 13 है, काफ़ी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। 2 साल के मेजर एंड्रॉइड में जो अपडेट होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि 13 है तो 14 15 आ जाएगा। बाकी 3 साल तक की सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाएंगे और मेरे हिसाब से ये जो एंड्रॉइड अपडेट और सिक्योरिटी अपडेट है थोड़ा सा कम है। एटलीस्ट ये लोग को 3 साल तक की एंड्रॉइड अपडेट प्रोवाइड करना चाहिए था, जो कि सिर्फ 2 ही साल के प्रोवाइड किए गए हैं। बाकी सैमसंग की बात करें तो यहाँ पे हमको एक कंप्लीट वन यूआई मिल जाता है जो कि सैमसंग का कस्टम यूआई है। और ये सॉफ्टवेयर मुझे एंड्रॉइड में सबसे ज़्यादा बढ़िया लगता है, क्योंकि पहली बात तो आपको एक सिक्योर एक्सपीरियंस यहाँ पे प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे एक हार्डवेयर लेवल की सिक्योरिटी आती है। किसी भी सैमसंग वाले फ़ोन में अगर सिक्योर फोल्डर है तो मतलब उसमें नॉक सिक्योरिटी हार्डवेयर लेवल की है। प्लस आपको यहाँ पे जो एज पैनल होता है और जो ऑल जी और प्लस NFC, ये सब सभी का आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली एक अच्छे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के लिए आप लोग सैमसंग की तरफ जाइए। इस वाले मामले में आप लोग आईक्यू को स्किप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए यहाँ पे बैटरी बैकअप और यहाँ पे चार्जिंग की, तो यहाँ पे आईक्यू में आपको थोड़ा सा बेटर देखने को मिल जाएगा। 5000 mAh की बैटरी है और 120 वॉट का चार्जर आपको इसमें इन द बॉक्स में देखने को मिल जाता है। बाकी सैमसंग की बात करें तो यहाँ पे 4500 mAh की बैटरी है और यहाँ पे अगर आप लोग ये वाला फ़ोन खरीदते हैं 1 दिन तक की आराम से आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा। सुबह चार्ज करेंगे तो शाम तक चल जाता है। लेकिन एक दिक्कत है कि कोई भी चार्जर आपको इसमें इन द बॉक्स में नहीं मिलेगा। ये वाला जो चार्जर आप लोग देख पा रहे हैं 25 वॉट का है, ये मैंने अलग से बाय किया था, तो ये चीज़ आपको ये वाले फ़ोन के साथ अलग से मैनेज करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ है जिसमें सैमसंग आगे निकल जाता है, कोई और ब्रांड ये चीज़ पता नहीं क्यों नहीं देती जल्दी। यहाँ पे आपको जो वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है वो आपको सैमसंग में मिलता है, आपको आईक्यू में देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ये प्रीमियम फीचर्स अगर आपको एंजॉय करना हो तो फिर आप लोग सैमसंग की तरफ जाइए। नॉर्मल बैटरी बैकअप और चार्जर से मतलब है, तब आप लोग आईक्यू की तरफ जा सकते हैं। बाकी ये चॉइस आपकी है। अगर यहाँ पे बात की जाए इसके कैमरास की, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है। आईक्यू में आपको बेसिकली 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है जो कि OIS के साथ में आता है और 2 मेगापिक्सल का यूजलेस लेंस है।
इसमें कोई भी अल्ट्रा वाइड कैमरा, टेलीफोटो लेंस नहीं दे रखा हुआ है। लेकिन जहाँ बात आती है सैमसंग की, इसका मुझे सेटअप बहुत ही ज़्यादा कमाल का लगा। 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, ओआईएस के साथ में आता है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का एक डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है, जो कि अगेन ये भी आता है ओआईएस के साथ में, जिसमें आप लोग 30s तक की मैक्सिमम डिजिटल जूमिंग कर सकते हैं और वीडियो शूट आप लोग दोनों में 4K तक की कर पाएंगे। बाकी अगर सेल्फी की बात करें, आईक्यू में आपको सिर्फ और सिर्फ 16 मेगापिक्सल की ही मिलती है और इसमें जो वीडियो शूट करने का ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ फुल एचडी तक की है। लेकिन सैमसंग में आपको यहाँ पे 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है, प्लस यहाँ पे सेल्फी से भी आप लोग 4K तक की वीडियो शूट कर सकते हैं, जो कि कोई और कंपनी जल्दी प्रोवाइड नहीं करती है सेल्फी में। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कुछ रिजल्ट आपको शो करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग जो इंडोर आउटडोर ये सभी आप लोग यहाँ पे फोटोज देखिए, इसकी जो डायनेमिक रेंज है, एज डिटेक्शन, शार्पनेस, यहाँ पे सभी कुछ इसका काफी कमाल का है। और जो मेन कैमरा, अल्ट्रा वाइड कैमरा, ज्यादा फर्क नहीं, दोनों ही बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। बाकी जहां बात आती है टेलीफोटो लेंस की, तो आप लोग 30s की मैक्सिमम जूम तक की मतलब ले तो जा सकते हैं, लेकिन उसमें होता यह है कि अगर आप लोग 15s के बियॉन्ड जाते हैं तो फोटोज जूम तो हो जाएंगी, लेकिन थोड़ी सी ब्लरिश से हो जाती है, तो इतनी डिटेल्स नहीं मिल रही है। हालांकि जब मैंने इससे चांद की फोटो ली तब तो काफी कमाल की निकल के आई, तो ये चीज मुझे इसकी काफी सही लगी। हालांकि टेलीफोटो लेंस है, ओआईएस के साथ में आता है, तो ये डेफिनेटली आपके रियल लाइफ में यूज आएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गिमिक वाला यहाँ पे कोई सीन नहीं है। इसके बाद अगर यहाँ पे सेल्फी की बात की जाए, सेल्फी भी इसकी अच्छी है। हालांकि यहाँ पे इसकी जो सेल्फी है वो बैक कैमरे की तरह फ्लैगशिप नहीं है। मैंने आईफोन 13 प्रो भी मैंने यूज़ किया हुआ है, तो मैं जानता हूँ कि आईफोन में ऐसा नहीं है। आईफोन में जो बैक कैमरा और सेल्फी कैमरा एकदम बराबर का काम कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है कि सेल्फी थोड़ी सी खराब है, बैक कैमरा अच्छा है, ऐसा नहीं है। पर इस वाले फ़ोन के साथ है, इसका बैक कैमरा तो एकदम आप लोग आईफोन से अगर आप लोग कंपेयर कर देते हैं तो भी ये कहीं से पीछे नहीं है। लेकिन इसकी जो सेल्फी है, मतलब इसकी डायनेमिक रेंज और एज डिटेक्शन, ये तो सब काफ़ी कमाल का है। लेकिन जो एक्सपोजर कंट्रोल है सेल्फी का, उतना ज़्यादा बेटर नहीं है। हालांकि सेल्फी है इसकी अच्छी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसकी सेल्फी खराब है, सेल्फी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे उतनी ज़्यादा प्रीमियम नहीं जितना कि इसका बैक कैमरा है। और बाकी अगर यहाँ पे आईक्यू की बात की जाए तो इसमें भी आपको कैमरास काफ़ी कमाल के मिल जाते हैं। इसमें जो आपको डायनेमिक रेंज मिलेगी और जो आपको एज डिटेक्शन, शार्पनेस, जो वो आपको सेल्फी और बैक कैमरा दोनों में अच्छी मिल जाती है। लेकिन बात यही है कि यहाँ पे आप लोग सेल्फी से 4K तक की वीडियो शूट नहीं कर सकते और कोई भी अल्ट्रा वाइड कैमरा, टेलीफोटो लेंस नहीं है, तो डेफिनेटली आप लोग एक अच्छे कैमरे के लिए आप लोग सैमसंग की ही तरफ जाइए। अब अगर यहाँ पे अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो आपको दोनों में फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। और सैमसंग का जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है वो काफ़ी फास्ट काम कर रहा है, काफ़ी एक्यूरेट भी है, एक बार में हाथ मारने पे खुल जाता है। अगर यहाँ पे बात की जाए कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स की, तो आपको दोनों ही फोन्स में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, लेकिन जो IP68 की रेटिंग है वो खाली सैमसंग वाले फोन के साथ में आती है। अगेन आईक्यू वाले फोन में हमको देखने को नहीं मिल रही है, तो सैमसंग वाला फोन एक कंप्लीट वाटर प्रूफ बन जाता है, तो ये भी एक चीज़ काफ़ी सही है। अगर यहाँ पे बात की जाए बिल्ड क्वालिटी की, तो वो मुझे दोनों ही फोन्स की इतनी अच्छी नहीं लगी। दोनों ही में आपको प्लास्टिक का बैक मिलता है। हालांकि जो फ्रेम्स हैं, आईक्यू में आपको प्लास्टिक के ही फ्रेम मिलते हैं, लेकिन सैमसंग में आपको मेटेलिक के फ्रेम देखने को मिल जाते हैं। खैर उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे लोग को एटलीस्ट ग्लास का जो बैक पैनल है वो यहाँ पे देना चाहिए था। अगर यहाँ पे बात की जाए वेरिएंट और एक की, तो यहाँ पे दोनों फोन आपको 2-2 वेरिएंट में देखने को मिल जाते हैं। और सैमसंग वाला फोन काफ़ी कॉस्टली यहाँ पे लॉन्च किया गया था, लेकिन इस समय आपको काफ़ी सही प्राइस पे मिल जाएगा, 30 या 33 हज़ार के बीच में आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर यहाँ पे फाइनल, अगर यहाँ पे कंक्लूजन दिया जाए, तो यहाँ पे आईक्यू वाला फोन आप लोग तभी लीजिए जब आपको डिस्प्ले को लेकर के, अगर आपको एक अच्छा फोन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले थोड़ा सा बड़ा है और ब्राइटनेस भी थोड़ी सी और बेटर है। बाकी चिपसेट, हाँ, इसकी जो मतलब जो परफॉर्मेंस है वो तो इस वाले फोन की काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटिंग फीचर है। बाकी जो बैटरी और चार्जिंग, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो 5 mAh की बैटरी है और 120 वाट का चार्जर है, तो डेफिनेटली बैटरी और चार्जिंग को लेकर आपको कोई भी इशू नहीं होगा। बाकी इसमें आपको IR ब्लास्टर भी मिल जाता है, तो हाँ, ये भी एक बहुत ज़्यादा मतलब एक इंपॉर्टेंट फीचर है, मतलब जिनको यूज़ में लेना हो तो ले सकते हैं। बाकी अगर यहाँ पे सैमसंग की बात की जाए, तो यहाँ पे जो डिस्प्ले में जो बेसिकली आपको जो प्रोटेक्शन मिलती है वो थोड़ी सी बेटर मिल जाती है। हालांकि वो इतनी ज़्यादा यूज़फुल तो नहीं होती, क्योंकि जितनी मजबूत प्रोटेक्शन हो फिर भी गिलास जो होता है एक एंगल पे अगर गिर जाता है तो टूट ही जाता है, तो टेम्पर लगवा लीजिएगा। बाकी यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है, हाँ, वो चीज़ की काफ़ी कमाल की है। और बाकी जो यहाँ पे चार्जिंग को लेकर कुछ जो प्रीमियम फीचर्स हैं, जैसे कि जो वायरलेस चार्जिंग है, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग है, तो ये फीचर्स हमको इसमें देखने को मिल जाते हैं। बाकी जो IP68 की रेटिंग है, तो ये फीचर भी कोई और कंपनी जल्दी प्रोवाइड नहीं करती है, तो ये फ़ोन एक कंप्लीट वाटर प्रूफ बन जाता है। प्लस यहाँ पे जो 5G के बैंड्स हैं वो सैमसंग वाले फ़ोन में थोड़े से ज़्यादा है कंपेयर टू आईक्यू। तो आई होप कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।